हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वेक्टर्स के एडिशन के बारे में। ये जो वीडियो है एक्चुअली में वेक्टर सीरीज के अंदर बनाया जा रहा है और वेक्टर सीरीज का ये दूसरा नंबर वीडियो है। इसमें मैं तुमको मोस्टली एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने वेक्टर्स के ऊपर जो भी वीडियोस बनाए हैं उसको अगर तुम चाहते हो कि मैं जाकर फिर से देख लूं तो उन वीडियोस को देखने के लिए ऊपर जाके सर्च करना है वेक्टर्स बाय मार्वेलस एजुकेशन। वो वीडियो सामने आ जाएगा, वो वीडियो को कंप्लीट देख लो। बहुत अच्छे से मैंने प्यार से उस वीडियो को बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे वीडियोज़ के आधार पे मैं मॉड्यूल्स भी सॉल्व करूं और साथ ही में कुछ क्विजेज का क्वेश्चंस भी मिल जाता, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाना है। तो वहां से आप चले जाओगे वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे बहुत सारे मैंने क्विजेज और क्वेश्चंस बना के रखे हैं। उन क्विजेज और क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके तुम बहुत अच्छा अपने इन टॉपिक के ऊपर पकड़ बना सकते हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हो आज का प्यारा सा ये वाला वीडियो। जैसा कि मैंने अभी प्रॉमिस किया है तो मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो मैं अक्सर किया करता हूं बोर्ड का पार्टीशन करने के बाद मैं तुम्हें ये बताता हूं कि वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो कितने लॉज होंगे, कितने तरीके से मैं जोड़ सकता हूं। तो जोड़ने के लिए तो तरीका तो और भी बहुत सारा बताऊंगा, लेकिन 3 लॉ है जो तुमको स्पेशली 11th क्लास में जेई का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट का ना हो, उनके लिए 3 लॉ जानना बहुत जरूरी है ताकि उनसे सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। सर जी मैं भी इन्हीं तीनों में से किसी एक में लाइक करता हूँ, मुझे भी बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरा इंटरनेट जा रहा है, मैं इंटरनेट को यूज करने के लिए मैं लॉज को जानूंगा। तो पहला नंबर लॉ जो तुम्हें बताया जाएगा वो ध्यान से सुनना। पहला लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ। ये तो मैथ का लॉ लग रहा है। नहीं, वेक्टर का लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा नंबर लॉ जो कहता है वो पैरेललोग्राम को, ये मैथ का लग रहा है। अरे बा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जो लॉ है वो है पॉलीगॉन लॉ। वाह भाई क्या बात है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों लॉ तो मैथ जैसा ही लग रहा है। तब एक फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ तो मैथ से उठ के आया है ना। मैथ हमारा हेल्पर है, हम मैथ के बिना नहीं चलते हैं। मैथ हमारा बहुत प्रिय दोस्त है। तो देखो अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहला नंबर मैं लॉ से शुरू करने वाला। पहला लॉ मैंने कौन बताया था, ट्रायंगल वाला लॉ बोला था ना। हाँ, तो पहला नंबर लॉ कौन सा है, ट्रायंगल लॉ। मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ, वाह। अब ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट सुना, ध्यान से सुनना और साथ में लिखना अभी नहीं, अभी ध्यान से सिर्फ और सिर्फ सुनना ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए। ट्रायंगल लॉ का ये कहता है, साथ में बोलते चलना। बगल वाला कोई मना करे बोलने से, चिल्लाने से, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो बोलना आज मैं पढ़ाई के बहुत अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं बोलूँ, तो अपने कान में ईयरफोन लगा करके सुनना बंद कर दो ताकि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि इफ हेड एंड ऑफ वन वेक्टर, if head end of one vector is touched with tail end of other, then the resultant vector is drawn from tail end of one vector to the head end of the other। बहुत सिंपल सा लॉ है, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो देखना कितना सिंपल लगेगा। ये स्टेटमेंट जो है बोर्ड में सिर्फ लिखने के लिए है। अभी तुम जेई और नीट वाले अगर हो तो ध्यान से सिर्फ सुन लो, सुनने के बाद समझा जो रहा हूँ वो समझ लो, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो पहला ये कह रहा है इफ हेड एंड ऑफ वन वेक्टर। हेड एंड एक वेक्टर का जो है, ऐसे मान लो एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम अगर 1 नंबर है तो इसका हेड एंड, ये देखो हेड एंड ऑफ वन वेक्टर इज टच्ड विद टेल एंड ऑफ द अदर, देन ऑफ द अदर, यहाँ तक। यदि हेड एंड इसका इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है वेक्टर, हेड एंड ऑफ वन नंबर वेक्टर, ये वन वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हेड एंड ऑफ, यहाँ पे हेड एंड इसका है, ये इसका टेल एंड है, तो इसके कहाँ से हेड एंड ऑफ वन वेक्टर इज अटैच्ड विद टेल एंड ऑफ द अदर वेक्टर यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसके टेल एंड से पहले वाले का हेड एंड को अटैच कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम टेल एंड ऑफ वन वेक्टर टू द हेड एंड ऑफ द अदर। वन नंबर वेक्टर के
टेल इंड से हेड इंड ऑफ अदर से ऐसे अदर इंड तक अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ, और यहीं का लाएगा रिजल्टेंट। अब देखो ना, इसको मैं दूसरे भाषा में समझाता हूँ। मान लो कोई एक वेक्टर तुम ड्रॉ कर लिए, दूसरा वेक्टर को इसके हेड से ही दूसरे वाले को ड्रॉ किए, मतलब दूसरा वेक्टर का टेल से टेल्स, ये जहाँ हेड पहले वाले का खत्म हुआ वहीं से दूसरे का टेल शुरू कर दिए, तो ऐसे लगातार जो बना। तो देखो यहाँ कैसे दिख रहा है मुझे, इस तरीके से ये कंटिन्यू जा रहा है। तब ये क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते वक्त एंटी क्लॉकवाइज जैसे उल्टा चल दिए। तो ये जो उल्टा चलने वाला वेक्टर आ रहा है ट्रायंगल बनाने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या कुछ हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम आर वेक्टर हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, यही रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। अब जैसे कोई कहेगा कि नहीं ऐसे हम ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर को ऐसे हम ड्रॉ कर लिए 1 नंबर वेक्टर, तो दूसरे नंबर वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका एंड जहाँ हुआ वहीं से दूसरे वेक्टर को शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ। और अब पहले वाले के टेल से शुरू करिए, दूसरे के हेड के पास लाके अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा था, पहला नंबर वेक्टर ऐसे ड्रॉ किए, दूसरा नंबर वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे जा रहे थे। अब रिजल्टेंट के लिए कैसे जाएंगे, इसको उल्टा चलेंगे, तो देखो इधर से चल गए। अब यहाँ पे ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, यही हो गया ट्रायंगल लॉ, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अब सर जी इसका थोड़ा बहुत एक दो और एग्जांपल करके दिखाइए कि हम लोग कैसे ट्रायंगल लॉ को यूज़ करेंगे। तो देखो और भी ट्रायंगल लॉ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अगर मान लो कहीं पे ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर बोल रहा है ए नंबर वेक्टर कुछ ऐसे है, दूसरा नंबर बोल रहा है बी नंबर वेक्टर जो है कुछ ऐसे है, ऐसे दिया हुआ वेक्टर बी नंबर। अब बोल रहा है इन दोनों का सम हम कैसे निकालेंगे ट्रायंगल लॉ से, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर वेक्टर को यहाँ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ, 1 नंबर वेक्टर को ड्रॉ किए। अब इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले नंबर वेक्टर का जैसे जहाँ पे हेड एंड किया, ये हेड एंड यहाँ पे कर गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहीं से दूसरे वाले का टेल शुरू होना चाहिए, तो इस वाले को पैरेलली शिफ्ट करते चले गए, टिंग 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 टिंग, यहाँ आ गया, और यहाँ से ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया दूसरे वाले वेक्टर को। तो ये हो गया वेक्टर नंबर बी, और यही वेक्टर नंबर ए के टेल से जहाँ से पहला नंबर वेक्टर शुरू हुआ था दूसरे के इंड तक चले गए। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इसमें पूछेगा कैसे कैसे बता सकते हो, तो इस वाले में है ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो टिंग टिंग, तो ये ए वेक्टर में अगर मैं बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो क्या कुछ आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे से और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि अगर मैं ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ वेक्टर है, दूसरा ऐसा कुछ वेक्टर है, और तीसरा ऐसा कुछ वेक्टर है, ये है पी वेक्टर, ये है एम वेक्टर, और ये है एस वेक्टर। अब ये बताइए कि इसमें क्या कुछ होगा ट्रायंगल का एडिशन का, मतलब कौन कौन वेक्टर को जोड़ने पे कौन रिजल्टेंट आएगा, ये बताओ। कैसे बताओगे, तो हमने क्या बताया था कि पहले एक वेक्टर आगे की तरफ जाना चाहिए, एक वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, ये भी वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया। या तो एम का एडिशन हो रहा होगा या पी का एडिशन हो रहा होगा। जैसे ही हम आगे की तरफ यहाँ से गए तो यहाँ से देखो ना, यहीं से दूसरे का हेड शुरू कर दिया, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पहला खत्म हो रहा है इसका हेड, तो यहाँ से दूसरे का टेल शुरू होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही हेड खत्म हुआ इसका, यहाँ से दूसरे का टेल देखो इधर की तरफ ऐड हो रहा है, इसमें नहीं ऐसा मिले, यहाँ से हेड शुरू होगा दूसरा का। तो ये एम वेक्टर और एस वेक्टर को जोड़ो, कौन कौन वेक्टर को जोड़ेंगे, एम वेक्टर प्लस में एस वेक्टर को जोड़ेंगे, तो रिजल्टेंट कौन आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। इस तरीके से भी सवाल पूछा करता है। एक और क्वेश्चन जैसे करके तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मान लो ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ है, ये ए दूसरा नंबर ये वेक्टर दिया हुआ है, और तीसरा नंबर ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। इसमें सम करके बताना है। फटाफट जल्दी सोचो और फटाक से ये बताओ क्या कुछ इसका एडिशन का फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब किस किस वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो कौन रिजल्टेंट बन के आएगा, ये बताना है। तो हमें बताया गया था कि पहला वेक्टर को पकड़िए, हम कहाँ से पकड़ना शुरू करें, इस पॉइंट से पकड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, मुझे यहाँ से दिखा कि ये एक वेक्टर देखो जा रहा है इधर की तरफ, अब कोर्स जा रहा है, तो वी वेक्टर ज़्यादा वो दिख रहा है। यहाँ से देखो ये कंटिन्यू दूसरा भी जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इसका हेड जैसे खत्म हुआ टेल इसका दूसरे वाले का शुरू हो गया। मतलब बी वेक्टर में अगर मैं ए वेक्टर को अगर जोड़ूंगा तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आ रहा, अरे यार ये तीसरा भी ऐसे ही जा रहा है ना। तो अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया। इसके बाद अगर तीसरा सी लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अब यहाँ पे से अब दूसरे का यहाँ पे हेड इंड होना चाहिए था, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मैं जुगाड़ करूँगा। ये सी वेक्टर को उलट के लिखते हैं, उलट के कैसे लिखेंगे, तो उलट के इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ड्रॉ जब करूँगा तो ये सी नहीं माइनस में सी वेक्टर हो जाएगा, राइट।
तो इसका मतलब ये है कि ये 3 वेक्टर जब इस तरीके से ऐड करोगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या कुछ हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब देखो ये पहला वाला जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ से दूसरे के एंड पे आ चुका है, अब तो यहाँ से इक्वल टू कर देंगे माइनस में सी वेक्टर, क्योंकि ये देखो माइनस सी के बराबर है। तो यही हो गया अब दूसरा वाला। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, सी को इधर ही लेके आ जाते हैं, तब फिर क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बराबर 0, ये बन के आ जाएगा रिजल्टेंट। ऐसे ऐसे करके भी सवाल फ्रेम किया करता है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव सवाल में तुमसे अक्सर पूछा करेगा कि ये बताओ कि ये कौन सा, किसी एक ऑप्शन में ये दे दिया करेगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसका, ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल लॉ का इंट्रोडक्शन अब हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा अच्छे अच्छे सवालों पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे सवाल हमसे एग्जाम से पूछेगा, मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा। थोड़ा मैं अच्छे से सवाल डीसी पांडे से भी उठा के लाया हूँ और कुछ अदर बुक से भी उठा के लाया, देखते हैं उन सवालों को। कौन बनेगा कंगालपति में आपका स्वागत है। आपके लिए सवाल है ये, देखते हैं इन सवालों को क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। 2 सवाल मैं उठा के लाया हूँ, एक है आलिया भट्ट का और दूसरा है हमारा डीसी पांडे जी का। ये दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सवाल जो है बहुत ईजी है, तुमको एक बार देखते के साथ लग रहा होगा कि क्वेश्चन देखते के साथ इसको तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। ट्रायंगल लॉ से सिर्फ रिलेटेड है। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये बताओ ये जो फिगर दिया हुआ है इसके आधार पर किस ऑप्शन को टिक मारा जा सकता है। तो फिगर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें हेड और टेल सही से समझ में नहीं आ रहा है। देखो नीचे की तरफ एरो बन रहा है ना, मतलब यहाँ हेड है और यहाँ पे टेल है। इधर की तरफ एरो बन रहा है मतलब यहाँ टेल और इधर हेड, और इधर की तरफ मतलब यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल। अब इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। मुझे दिख रहा है कि देखो ऐसे कुछ जा रहा है, यहाँ देखो उल्टा आ गया, ये तो मामला सेट नहीं हो रहा है। अगर इधर की तरफ चलते हैं ऐसे, हाँ हो गया। देखो ये चल रहा है ऐसा कुछ, ये चल रहा है ना, तो ऐसे कुछ चल रहा है। इसका मतलब सी वेक्टर और ए वेक्टर को मैं अगर ऐड करूँगा तो ये देखो यहाँ से उल्टा आ रहा है ना, ऐसे मैं अगर चल रहा हूँ तो एक बी जो है उल्टा आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो इसके बराबर आ जाएगा, यही है। अब इसका मतलब ये है ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर सी होगा क्या। ए और बी को जोड़ेंगे तो सी के बराबर, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे ही छट जाएगा। बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ेंगे तो ए के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। और ए प्लस बी प्लस सी 0, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन देखो कितना आसान आसान दिया हुआ था, सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा आलिया भट्ट को भी देख ही लें, डीसी पांडे साहब को तो आसान क्वेश्चन लगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, ये भी आसान ही क्वेश्चन होगा आफ्टर ऑल। देखते हैं से सॉल्यूशन। देखो इसमें ये कह रहा है ना कि आलिया मूव करके जा रही है 60 मीटर, कहाँ, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ। तो थोड़ा मैं डायरेक्शन के बारे में याद दिलवा दूं कि ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को बोलते हैं साउथ, राइट हैंड साइड में होता है हमारा ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारा वेस्ट। अब इसके अंदर मुझे ये जानना है कि 60 मीटर किधर जा रही है आलिया, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ आई है कितना मीटर, 60 मीटर। और क्या हो रहा है इसके साथ, क्या हो रहा है आलिया तुम बताओ। देन सी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अच्छा ऐसे आ रही है तो लेफ्ट टर्न कहाँ, नीचे की तरफ जाएगा। लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 80 सेंटीमीटर नॉर्थ, 80 सेंटीमीटर नॉर्थ। वेस्ट आ रही है तो नॉर्थ कहाँ से, फिर तो साउथ जाएगी, साउथ। मामला गड़बड़ है, आलिया भट्ट है ना, दिमाग कम होगा। यहाँ क्या हुआ, नीचे की तरफ आया साउथ की तरफ, कितना, 80 सेंटीमीटर। अब इसमें यह बताना है कि फाइंड आउट हर डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। हमें यह पता है कि एक वेक्टर अगर ऐसे आ रहा है तो इसको ए वेक्टर अगर हम मान लेते हैं, दूसरा इसके देखो यहाँ हेड जैसी खत्म हुआ, वहाँ से टेल शुरू हो गया, तो दूसरा ये वेक्टर हो गया बी। यहाँ से क्या करना, फर्स्ट वाले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ आना है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर मान लेना है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ये 90 डिग्री का टर्न ले रहा तो यहाँ 90 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड अप कर दीजिए, तब हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए वेक्टर फॉर्म में है, डायरेक्ट अटैच में ऐड मत करना। डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो पता चलेगा कि तुम ऐड कर दिया स्केलर के हिसाब से। ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर के लिए वेक्टर का लॉ ही लगाना है। तो इसमें क्या है, हमें आर अगर निकालना है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये लेंथ ही निकालना पड़ेगा। ये लेंथ कितना है, तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो देखो अगर कोई ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे रहा है कि 60 और 80, 60 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 140, तो ये कहना बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, ये आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, यहां से लगाना पड़ेगा मुझे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये पता चल गया है इस फिगर से कि इस यही लेंथ जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। और ये ट्रायंगल लग रहा है, लग रहा है कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मॉड ऑफ आर जो हो जाएगा, मतलब आर वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो अंडर रूट में
ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। अंडर रूट में मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर का वैल्यू पुट करूँगा 60 का स्क्वायर और प्लस में बी का 80 का स्क्वायर। इन दोनों को पुट करने के बाद मुझे पता चला, कैसे क्या पता चला कि ये 3600 हो जाएगा और ये 6400 हो जाएगा। आफ्टर ऑल ये हो जाएगा 100 इंटू पे 2 का 0। सर जी आपको इसका स्क्वायर नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर पता है। मैं थोड़ा आपका मदद कर दूंगा। देखिए इसमें क्या करिए, 2 जीरो में से 1 जीरो वापस लाइए, इन 2 जीरो में से वापस लेके आइए, बाहर लेके आ जाइए, 100 हो जाएगा इसका आंसर। वाह देखो तुमने मेरा हेल्प किया तो मैं आंसर ला दिया ना 100 यूनिट। तो इस तरीके से चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ये ट्रायंगल लॉ से तुम्हें पता करने आना चाहिए। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग में आएगा पर ये मिस्टेक नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं 2 और प्यारे प्यारे सवाल के। देखो एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आ गया हूँ मैं, इस सवाल को ध्यान से देखना और इसको कैसे सॉल्व करता हूँ ये भी ध्यान से देखना। दिया हुआ क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस, कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन। मैग्नीट्यूड का सम है, मैग्नीट्यूड का सम मतलब अगर मुझे 2 वेक्टर का सम बोलता तो मैं कैसे लिखता, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर लिखता, पर बोला दोनों का वेक्टर का सम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम है। इस ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, बी का मैग्नीट्यूड मॉड के साथ लिखा जाता है और दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन। तो ये 16 न्यूटन दिया हुआ है, मैं गिवन अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कि 2 वेक्टर का बात जो हो रहा है, ये 2 फोर्सेज का बात जो हो रहा है वो वेक्टर फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में होता है। तो 2 फोर्सेज को ए और बी मान लिए और वो उसका सम कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन। अब आगे पढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है, इफ़ दियर रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, यदि उसका रिजल्टेंट किसके नॉर्मल है, स्मॉलर फोर्स के नॉर्मल है। तो स्मॉलर फोर्स मान लेते हैं कि ए जो है स्मॉलर फोर्स है, मान सकते हैं। तो ए स्मॉलर फोर्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसके नॉर्मल कौन है, रिजल्टेंट इसके नॉर्मल है, ऐसा ये रिजल्टेंट इस पे नॉर्मल है। अब ये पूछा जा रहा है एंड हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड आर का वैल्यू कितना 8 न्यूटन। ठीक है, देन द 2 फोर्सेज आर, तब ये बताना दोनों फोर्स कितना कितना होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि सर जी दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन। तो एक काम करते हैं, इतना बुद्धि मैं लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट देखता हूँ कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है 2 का पेयर में, किन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम 16 के बराबर आ रहा है। जो आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, जो नहीं आ रहा होगा वो कैंसिल कर देंगे। इससे कहीं सोल्व तो नहीं हो जा रहा है, बाकी ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ताम झाम, बाकी भूल जाएंगे। देखते हैं इसको उससे सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का सम देखो 6 + 10 16, इससे मामला सेट नहीं होगा। ये तो 16 तो आ गया, 8 8 16 आ गया, 12 4 16, 14 2 16। अरे यार सारा ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है, तो मतलब हमको सॉल्व किए बिना कोई उपाय है नहीं। ये क्वेश्चन सेट करने वाला बहुत दिमाग लगा के सेट किया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। सॉल्व करते वक्त मुझे ये पता चला कि अगर देख लो कि ये जो बन रहा है फिगर, इसमें ये कहा जा रहा है कि ए वेक्टर छोटा वाला वेक्टर है, इसको बी वेक्टर में ऐड किया गया तो रिजल्टेंट आर आया। तो हमें बताया गया है कि जब दूसरा वेक्टर जो होना चाहिए जिसको जोड़ा जाए, पहले के हेड से शुरू होना चाहिए, दूसरे के और वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ देखो पहले के हेड से शुरू किए, आगे की तरफ रिजल्टेंट के हेड के पास ले जाकर अटैच कर दी। अब ये देखो ये वेक्टर यहाँ पे हो गया बी वेक्टर। अब मेरे से कोई पूछेगा कि इसमें बताओ कैसे कुछ मतलब लिखा जा सकता है, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर को, तो आर वेक्टर आएगा। देख लो आर वेक्टर आएगा, राइट। अब ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले ध्यान रहे, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी में लगता है, वेक्टर में नहीं लगता है। मतलब उसमें सिर्फ स्केलर्स का बात हमको करना पड़ेगा। तो सबका मॉडुलस ले लेके चलते हैं, काम हो जाएगा। मॉडुलस मतलब स्केलर का बात सिर्फ होगा उसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पर उसमें मॉडुलस में सब बात करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहेगा कि इस वाले और इस वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। मतलब ए के मॉड का स्क्वायर लीजिए, किससे, आर के मॉड के स्क्वायर से। तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मुझे अगर चाहूँ तो बी को इधर ला सकता हूँ मैं, ए के स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर आर को उधर लेके चला जाता हूँ मैं, आर का मॉडुलस का स्क्वायर। और देखो ना ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कुछ होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस में बी और दूसरा में ए माइनस में बी, ऐसा कुछ। आर वेक्टर का देखो तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, मैं वहाँ पुट कर देता हूँ। तो 8 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। दूसरा देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम का भी दिया हुआ है,
दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ, 16 न्यूटन। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड यहाँ कितना पुट करूँगा मैं, 16 इंटू ए माइनस में बी इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना 64 और 16 चौके 64 ए माइनस बी, दोनों में लगाइए मॉडुलस। कितना गंदा लाइटिंग में लिख रहा हूँ मैं, इससे अच्छा तो वीडियो देखने वाला जो लिख लेता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि एक मेरे पास निकला है ए और बी का सम 16, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिख रहा है ए माइनस बी का वैल्यू 4। इन दोनों को सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। लेकिन अगर जो नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाला बच्चा वो यहाँ पे भी पॉज लेगा एक बार, अब फिर बुद्धि लगाएगा कि यहाँ से अब कोई शॉर्टकट लग सकता है क्या। दोनों का सम तो 16 आ रहा था, क्या दोनों का सम 4 के बराबर आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो ए और बी का सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4, तो इस वाले में तो 4 आ जा रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। दूसरा 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0, तो मतलब तुम तो भैया नहीं होगे, दूसरा इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे तुम। 12 में से 4 को माइनस करते हैं 8 आ जाएगा, तुम भी फॉलो नहीं कर रहे हो, 4 आना चाहिए था डिफरेंस। 14 में से 2 माइनस करो 12 आ जाएगा, मतलब बच्चा आंसर कौन, ये वाला। लेकिन अगर मान लो कोई मतलब लंबा सॉल्व करना चाहता है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आंसर मार के भाग जाओगे। तो यहाँ से आप देखो सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करूँगा। ये मॉड में ए और प्लस में मॉड में बी, इन दोनों को सॉल्व करके लेके आऊँगा 16 इक्वल टू 16 और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। माइनस 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 से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मॉड में ए इज इक्वल्स टू 16 और 4 20, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो मॉडुलस में ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकल चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो ना एक का आंसर 10 आया है क्या, ऑफकोर्स आ चुका है। एक 10, तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों का सम 16 है। 16 में से 10 माइनस कर दो 6 आंसर, मतलब वेक्टर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। तभी तो दोनों का सम 16 के बराबर आएगा। तो ऐसे चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बात का ध्यान में रहे, अगर नीट का एग्जाम देना है तो टाइम भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। नीट हो या जेईई हो, उसमें टाइम अगर सेव करोगे तो तुम्हें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा टाइम मिलेगा। तो हमेशा दिमाग को खुले रखना है और स्पीड में सॉल्व करते वक्त ऐसा ना हो कि लेंदी तुमको लंबा सॉल्व करना पड़े। उन चारों ऑप्शन के ऊपर भी फोकस जरूर बना के रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से सारा ऑप्शन ही छट जाता है, पता चलता है कि डायरेक्ट ऐसे आंसर बिना सॉल्व किए निकल गया। तो ये देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सेम टाइप। देखो नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस वीडियो को लेकर आ गया हूं मैं। ये सवाल ध्यान से देखना, ये सवाल जो है और भी बहुत इजी है, मतलब पर रिलेटेड जो है पिछले सवाल से रिलेटेड ही। कैसे इसे सॉल्व करते हैं, देख दिया हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ए और बी का रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर, मतलब 2 वेक्टर है कौन कौन, ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट का बात हो रहा है। ये कहाँ है, इज परपेंडिकुलर टू ए, किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है। अच्छा ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा। मान लो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं आर वेक्टर आता है, ये जो आर वेक्टर आ रहा है ये देखो दोनों का रिजल्टेंट ही ये किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब आर जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और इसका आर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बी के मैग्नीट्यूड का हाफ दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यही बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी बता दो, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल तो बना लें, ए वेक्टर बी वेक्टर का सम आर वेक्टर के बराबर करना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम आर वेक्टर के बराबर करना है। आर जो है ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ए वेक्टर पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके परपेंडिकुलर कौन होना चाहिए, आर वेक्टर। मैं थोड़ा उधर से ड्रॉ करता हूँ, इधर अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है। ये क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर ड्रॉ कर दिए, आर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रखना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है कर दिया मैं, ये 90 डिग्री का बनाता हुआ जा रहा है। तो ए और बी का सम, मतलब ऐसे कुछ बी मुझे अपने से ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया बी वेक्टर, ए और बी का सम आर के बराबर, लेकिन आर जो होना चाहिए ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी कंडीशन दिया हुआ था। अब देखो ये कंडीशन मैंने यूज़ कर लिया और ये भी यूज़ कर लिया। अब बोल रहा है आर जो है b/2 के बराबर है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के हाफ है। तो ये देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। मुझे यहाँ से बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताइए, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी बताना है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें यह बताया गया था कि सबसे पहले जिन जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है उनके पूंछ को एक जगह जाके जोड़ दीजिए, मतलब दोनों के टेल को एक जगह अटैच करिए। एक का यहाँ से वेक्टर जा रहा है, ए और बी के बीच निकालना है, तो ए वेक्टर जहाँ इंड हो रहा है वहाँ पे दूसरे का टेल है, मतलब इसके टेल के फर्स्ट के टेल के पास, ए के टेल के पास बी का भी टेल लाना पड़ेगा।
तो बी का टेल कैसे लेके आएंगे, इस वाले को मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगा, तो मुझे ये वेक्टर निकल कर सामने आएगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बना दिए, मैं थोड़ा टेढ़ा बना दिए। सर जी आपको ड्राइंग नहीं आता क्या? नहीं आता, मैं बचपन में नहीं पढ़ा था। ये वेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो ये वेक्टर बी को जो है मैं ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया हूँ, जो पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है। तो मैंने इसे यहाँ जब शिफ्ट किया तो मुझे पता चला ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर यहाँ, दोनों का टेल एक जगह अटैच हो चुका है, और दोनों के बीच का एंगल जो है ये वाला एंगल हो जाएगा ना। अगर मैं इसे आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूँ तो मुझे अभी अभी बताया गया था कि सर बी वेक्टर को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला लाइन जो है इस वाले लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये एंगल को मैं अगर थीटा बोलता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का नाम भी थीटा ही हो जाएगा, राइट। मान लो इसको 1 मिनट के लिए मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसे अल्फा बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ ना। अगर मैं इस ट्रायंगल में चलूँ, इस वाले ट्रायंगल में चलूँ जो पहले से ट्रायंगल बना हुआ था, तो उस पहले वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा का वैल्यू क्या कुछ हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड, मतलब पर ये साइन क्या होता है, पहले मैं ये दिलवा दूँ, क्या पता किसी को पता भी ना हो कि साइन क्या होता है। पता है सर जी, कमज़ोर बालक को बताइए, मैं कमज़ोर बालक नहीं हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर है मॉड आर रिजल्टेंट का, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है, ये हो जाएगा। तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या कुछ आ जाएगा बनकर, साइन अल्फा का आर का मैग्नीट्यूड, देखो ना आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि हाफ ऑफ बी है, तो मैं आर की जगह पुट कर सकता हूँ बी के मैग्नीट्यूड का, सॉरी बी के मैग्नीट्यूड का हाफ यहाँ पुट कर सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई कौन 2, तो बी नीचे ही रह जाएगा ऐसा। बी का मैग्नीट्यूड कट गया, तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। साइन का 1/2 कितने पे आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे। यहाँ से मुझे अल्फा का वैल्यू निकल कर आ चुका है। अगर अल्फा आ चुका है तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मुझे निकालना है थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा ही तो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस में अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। सर जी आप इतने आसान सॉल्व करके मुझे मत बताया करो, ये सारे सवाल मैं बच्चों वाला समझता हूँ और इसे खुद ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ।